नमस्कार छात्रों, अभी मैं घासीराम रेगर HOD आर्किटेक्चर गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज। मैं अभी आज आपको AR 202 मैकेनिकल स्ट्रक्चर के चैप्टर फर्स्ट और सेकंड के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो इसमें जो क्वेश्चन फर्स्ट है, विच इज इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, हार्डनेस एंड ऑल। तो इनमें से चारों में से जो ऑप्शन सही है वो है डी, यानी इसका जो डी ऑप्शन है वो इसका सही है। ये जो तीनों दे रखे हैं, तीनों इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच ए मटेरियल डिफॉर्म्ड अंडर द लोड इज एनेबल टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन व्हेन द लोड इज रिमूव्ड। यानी कि मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी जिस पे लोड लगाते हैं तो उसमें डिफॉर्मेशन हो जाता है, या लंबाई बढ़ जाती है, घट जाती है, और जैसे ही लोड हटाते हैं वापिस ओरिजिनल शेप में आ जाती है। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? ए हार्डनेस, बी टफनेस, सी इलास्टिसिटी एंड डी प्लास्टिसिटी। सो आंसर इज सी, इलास्टिसिटी। ऐसे गुण को इलास्टिसिटी या हिंदी में प्रत्यास्थता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस इज डैश डैश स्ट्रेन। अब हमें यह बताना है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन में क्या रिलेशन होता है। हुक्स के नियम के अनुसार स्ट्रेस और स्ट्रेन में क्या रिलेशन होता है। सो ए इक्वल टू, बी प्रोपोर्शनल टू, सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, और डी नो रिलेशन टू। सो आंसर इज बी प्रोपोर्शनल टू, यानी कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हुक्स के नियम के अनुसार स्ट्रेस और स्ट्रेस में ये होता है कि जैसे जैसे हम स्ट्रेस बढ़ाते हैं स्ट्रेन भी बढ़ती जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रिटलनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच, ब्रिटलनेस का मतलब भंगुरता बोलते हैं हिंदी में। ब्रिटलनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच इट रिटर्न्स इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्स, यानी बल हटाने के बाद में वापस पुनः उसी अवस्था में आ जाता है। बी ड्रॉन ए स्मॉल सेक्शन बाय टेंसाइल फोर्स, यानी टेंसाइल फोर्स लगा करके और पतले तारों में के रूप में इसको खींचा जा सकता है। सी ब्रेक इन स्मॉल पीसेज आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ लोड, लोड लगाने के बाद ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। एंड डी देयर इज नो इफेक्ट आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ लोड। सो आंसर इज सी, सी इसका आंसर है। यानी ब्रिटलनेस is the property of a metal by which it is break in small piece after application of load। और इसका एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, कांच, ग्लास जो होता है, ग्लास के ऊपर जैसे चोट मारते हैं वो ग्लास छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ जाता है। तो ग्लास ब्रिटलनेस का अच्छा होता है। जिस ग्लास है या अपने जो टाइल आती है, सिरेमिक टाइल है, इस तरह की चीजें जिनके ऊपर चोट लगने के बाद में टूट जाती है, ऐसी प्रॉपर्टी को हम ब्रिटलनेस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, increase in temperature of a metal rod its length will be increased, it depends upon, यानी किसी मेटल की रोड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है। तो ये किन बात पर डिपेंड करता है? ए कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा, लेंथ ऑफ रोड, सी चेंज इन टेम्परेचर, एंड डी ऑल ऑफ अबव। तो आंसर इज डी, ऑल ऑफ अबव। इसका जो एल्फा इक्वल टू एल अल्फा टी, एल अल्फा टी। सो जो लंबाई में परिवर्तन होता है वो एल पे डिपेंड करता है। एल मीन्स लेंथ ऑफ रोड, एल्फा कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, एंड टी इज चेंज इन टेम्परेचर। सो इन तीनों पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, शियर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज रिलेशन बिटवीन shear stress and shear strain, lateral stress and strain, none of above। So answer is A, shear modulus या modulus of rigidity भी कहते हैं इसको। ये एक बीच में किसी बीच में रिलेशन है, shear stress और shear strain के बीच में रिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 7, bulk modulus K is ratio of direct stress and volumetric strain, B direct stress and strain, C lateral strain and longitudinal strain, and D shear stress and strain। So answer is A, direct stress and volumetric strain।
So bulk modulus K is ratio of direct stress and volumetric strain. क्वेश्चन नंबर 8, पॉइजन्स रेशियो इसको या तो म्यू सी लिखते हैं या 1/m. पॉइजन्स रेशियो 1/m इज रेशियो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, shear stress and shear strain, direct stress and volumetric strain. So answer is B, lateral strain and longitudinal strain. यानी पॉइजन्स रेशियो जो होता है, अगर कोई एक रोड है और जिसकी डायमेंशन अगर इसका क्रॉस सेक्शन चौकोर है, उस पर फोर्स लगाते हैं तो उसकी लंबाई बढ़ती है, परंतु साथ साथ में उसका एरिया क्रॉस सेक्शन कम होता है. तो एरिया क्रॉस सेक्शन जो कम होता है और उसकी लंबाई बढ़ती है, उन दोनों को रेशियो होता है. लेटरल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का रेशियो होता है. क्वेश्चन नंबर 9, ये चैप्टर 2 से है. क्वेश्चन नंबर 9, इन केस ऑफ कैंटिलीवर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अकर्स एट. कैंटिलीवर के केस में मैक्सिमम कैंटिलीवर केस होती है जिसे जो छज्जा होता है या बालकोनी उस तरह की होती है, और उस केस में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे होता है? इसका बेंडिंग मोमेंट हमेशा इसके फिक्स एंड पे होता है. सो सपोर्ट जो होता है फिक्स एंड इसका सपोर्ट होता है, तो इसके सपोर्ट पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है. फ्री एंड पे इसका 0 होता है, मिड स्पान पे कोई रिलेशन नहीं होता है. सो इन केस ऑफ कैंटिलीवर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अकर्स एट सपोर्ट फिक्स एंड पे. क्वेश्चन नंबर 10, इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम लोडेड फुल स्पान विद यूडीएल मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अकर्स एट. एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके ऊपर पूरे पे स्पान पे यूडीएल लग रहा है, तो उसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे होगा? ए, एनी सपोर्ट, B, near left support, C, near right support, D, mid of span. So answer is D, mid of span. स्पान के सेंटर में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा. क्वेश्चन नंबर 11, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर अकर 8. पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर आपको पहले बता रखा है. पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर होता है कि किसी बीम का अगर हम बेंडिंग मोमेंट लेते हैं तो बेंडिंग मोमेंट में जहां पे वो अपना साइन चेंज करता है, बेंडिंग मोमेंट या तो प्लस से माइनस में जाता है या माइनस से प्लस में जाता है, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर बोलते हैं. हिंदी में नत्ती परिवर्तन बिंदु बोलते हैं. सो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर अकर्स इन कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, ओवरहैंगिंग बीम एंड डी नोन ऑफ अबव. सो आंसर इज सी, ओवरहैंगिंग बीम. ओवरहैंगिंग बीम में पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर होता है. क्वेश्चन 12, बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम. सिंपली सपोर्टेड बीम में इसकी सपोर्ट पे बेंडिंग मोमेंट कितना होता है? ए मैक्सिमम, बी मिनिमम, सी 0, डी एवरेज. सो आंसर इज सी, 0. सिंपली सपोर्टेड बीम के दोनों सपोर्ट पे बेंडिंग मोमेंट 0 होता है. क्वेश्चन नंबर 13, बेंडिंग मोमेंट एट फ्री एंड ऑफ कैंटिलीवर इज. बेंडिंग मोमेंट एट फ्री एंड ऑफ कैंटिलीवर, कैंटिलीवर के फ्री एंड पे बेंडिंग मोमेंट कितना होता है? ए 0, B maximum, C average, D equal to fixed end. So answer is A, 0. कैंटिलीवर के फ्री एंड पे हमेशा बेंडिंग मोमेंट 0 होता है. क्वेश्चन नंबर 14, ए बीम लोडेड विद यूडीएल देन इन शियर फोर्स डायग्राम शेप विल बी. एक बीम में जिसके ऊपर यूडी लग रहा है, उसकी स्पान पर यूडी लग रहा है, किसी पार्ट पे हो सकता है या पूरी स्पान पे हो सकता है, तो शियर फोर्स डायग्राम में उसकी शेप कैसी होगी? ए स्ट्रेट होरिजेंटल लाइन, बी स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन, सी कर्व ऑफ सेकंड डिग्री एंड डी कर्व ऑफ थर्ड डिग्री. सो आंसर इज बी, स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन. जिस पार्ट पे यूडी लगा होगा बीम के, उस पार्ट पे स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन होगी शियर फोर्स डायग्राम में. क्वेश्चन नंबर 15, ए बीम लोडेड विद यूडीएल देन इट्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम शेप विल बी. अगर किसी बीम के ऊपर किसी पार्ट पर या पूरे पर यूडी लग रहा है तो उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस प्रकार का होगा? उसकी शेप कैसी होगी? ए स्ट्रेट होरिजेंटल लाइन, बी स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन, सी कर्व ऑफ सेकंड डिग्री एंड डी कर्व ऑफ थर्ड डिग्री. सो आंसर इज सी, कर्व ऑफ सेकंड डिग्री. उसके बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में जहां पे यूडी लग रहा है उस पोर्शन पे उसका कर्व होगा, सेकंड डिग्री कर्व होगा. साथ में मैं यही बता दूं आपको कि जो थर्ड डिग्री कर्व वहां पे होगा अगर किसी बीम के कुछ पार्ट पे अगर यूडीएल वेरी करता हुआ लग रहा है, जैसे एक पार्ट पे तो कम है, दूसरे पार्ट पे ज्यादा हो रहा है, बढ़ता जा रहा है ऐसे लगातार या घटता जा रहा है, जहां वेरी होता है ना वहां पर कर्व ऑफ थर्ड डिग्री आएगा. बट अगर यूडी लग रहा है तो बेंडिंग मोमेंट कर्व ऑफ सेकंड डिग्री आता है. क्वेश्चन नंबर 16, ए बीम loaded with point load, then its shear force
डायग्राम शेप विल बी अंडर द लोड किस प्रकार होगा। अगर किसी बीम पे पॉइंट लोड लग रहा है तो शियर फोर्स डायग्राम में जहां पे लोड लग रहा है उस तरह किस तरह की आएगी शेप। ए स्ट्रेट वर्टिकल लाइन, बी स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन, सी कर्व्ड लाइन एंड डी इंक्लाइन लाइन। सो आंसर इज ए स्ट्रेट वर्टिकल लाइन। जहां पे फोर्स लग रहा है, पॉइंट लोड लग रहा है, वहां स्ट्रेट वर्टिकल लाइन या तो ऊपर की ओर होगी या नीचे की ओर होगी, बट स्ट्रेट वर्टिकल होगी। क्वेश्चन नंबर 17, ए पॉइंट लोड W applied at the center of simply supported beam, then maximum bending moment at center will be। किसी सिंपली सपोर्टेड बीम के अगर बीच में बिल्कुल सेंटर पे W लोड लग रहा है तो उसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा। ए WL/4, बी WL/2, सी WL²/8 एंड डी WL/8। सो आंसर इज ए WL/4। बीम के अगर बीच में W लोड लग रहा है, स्पान इसका L है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इसके बीच में होकर उसकी वैल्यू होगी WL/4। क्वेश्चन 18, ए सिंपली सपोर्टेड बीम applied UDL और ए फुल स्पान, देन मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर विल बी। यदि किसी सिंपली सपोर्टेड बीम के पूरे स्पान पे UDL लग रहा है तो उसका बेंडिंग मोमेंट सेंटर में होगा और उसकी वैल्यू क्या होगी WL/2, WL²/8, WL² और WL/4। सो आंसर इज बी WL²/8। क्वेश्चन 19, ए बीम हैविंग कॉन्केविटी अपवर्ड और सैगिंग इन बेंडिंग मोमेंट इट विल बी। यानी अगर किसी बीम के बेंडिंग मोमेंट में उसकी सैगिंग हो रहा है, सैगिंग या कॉन्केविटी, इस तरह की शेप जो होती है उसको बोलते हैं हम सैगिंग। इस तरह की जो शेप होती है हो रहा है तो ये बीम किस तरह की होगी। इट विल बी ए कैंटिलीवर, बी सिंपली सपोर्टेड, सी छज्जा एंड डी नॉन ऑफ अबव। सो आंसर इज बी सिंपली सपोर्टेड। सिंपली सपोर्टेड बीम होगी अगर इसमें कॉन्केविटी अपवर्ड होगी या सैगिंग होगा, इट मींस इट इज सिंपली सपोर्टेड बीम। And question number 20, a beam having more than two support is known as a cantilever, B simply supported, C continuous and D overhanging। So यदि किसी बीम के सपोर्ट दो या दो से ज्यादा है तो ये जो बीम किस तरह की होगी, कैंटिलीवर होगी, सिंपली सपोर्टेड होगी, कंटिन्यूस होगी और ओवरहैंगिंग होगी। सो आंसर इज सी कंटिन्यूस बीम। अगर किसी बीम के सपोर्ट दो या दो से ज्यादा, जहां पे 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, इस तरह के सपोर्ट होंगे तो इट इज नॉन एज दी कंटिन्यूस बीम। थैंक यू वेरी मच।